काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है एक तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की मदर है। पहले इसरो को इनको स्पार के नाम से जाना जाता था। तो हमने जो स्पेस में रिसर्च की शुरुआत करी वो शुरुआत करी 1962 में, लेकिन उस वक्त जो संस्था थी उसका नाम था इनको स्पार। एलसीए तेजस बना तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में है, लेकिन उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो कहां पर किया गया, डीआरडीओ के अंतर्गत किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में आई थी, हरित क्रांति जो भारत में आई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है आईसीएआर का था। कैसे फ्यूल को, कैसे ईंधन को, ज्यादा से ज्यादा बेहतर ईंधन को उत्पन्न किया जा सके और फिर उन ईंधन को कैसे यूज किया जा सके कि जिससे कि कम से कम ईंधन में हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो ऐसी फ्यूल साइकिल पर भी रिसर्च करने का काम जो है वो बार्क का होता है। एक तरीके से कहा जाए तो ये मदर एजेंसी है जो कि हमारे यहाँ आईटी और सुपर कंप्यूटर पर काम करती है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च का है। ये बड़े बड़े एक्सपीडिशंस भेजते हैं, अपने बहुत सारे वैज्ञानिकों को जो है वो पोलर रीजन में भेजते हैं। कई देश मिलकर जो है फ्यूजन एनर्जी जो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2026 के संभव बैच में आप सबका स्वागत है। ये लेक्चर 9 है और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियों के बारे में। ये कभी कभी हमारे एग्जामिनेशन में, खास करके प्रीलिम्स में, इन संस्थानों के बारे में, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कब इनकी स्थापना हुई थी, किस चीज के लिए इन्हें जाना जाता है, तो वो सारी की सारी चीजें बच्चों हम लोग आज इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज हम टॉप जो 15 इंस्टीट्यूशन हैं जो साइंस के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, भारत के वो संस्थान जो साइंस के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, उनकी स्थापना के बारे में और साथ ही साथ उनके कार्यों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जैसा कि हर बार मैं आपको देता हूं कि अगर आपको पूरा फुल कोर्स हमारा लेना है, फुल कोर्स में अच्छे से आपको तैयारी करनी है, तो अगर एक साल की यानी 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा इंग्लिश में, हिंदी में प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश में टाइटन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 9,999 रुपए से शुरू है। दूसरा, अगर आप 2 साल को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा संकल्प बैच जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पिनाकल बैच इंग्लिश में अवेलेबल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 13,499 रुपए से ये शुरू है। अगर आप 3 साल बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रारंभ बैच ले सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स होगा। 2028 को टारगेट करते हुए ये इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है और इसकी जो फीस है 31,999 से मात्र शुरू है। तो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के बाद मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों क्लास। सबसे पहले मैं पहला साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे CSIR के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये कहा जाए कि ये जो हमारी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है एक तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की मदर है। ठीक है, यानी कि ये सारे इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इसके अंडर में आते हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में भारत में बड़े बड़े कारनामे वो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो CSIR है बच्चों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में मौजूद है। काम क्या है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अग्रणी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था है, यानी कि भारत में अनुसंधान और विकास की सबसे अग्रणी संस्थाओं में से अगर माना जाए, खासकर की साइंटिफिक रिसर्च में, और साथ ही साथ उन साइंटिफिक रिसर्च में कैसे उन साइंटिफिक रिसर्च को कैसे इंडस्ट्रीज में, यानी कि हमारे जो कह सकते हैं फैक्ट्रियों तक उनको ले जाने तक का काम जो है वो उसमें ये सबसे अग्रणी संस्था मानी जाती है। इसकी 37 नेशनल लैब्स हैं, यानी कि इसकी लगभग पूरे देश भर में 37 प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा 39 आउटरीच सेंटर्स मौजूद हैं। ठीक है, आउटरीच सेंटर्स मौजूद हैं जहां पर डिफरेंट फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जाता है। तो 37 नेशनल लैब्स हैं और 39 जो है वो आउटरीच सेंटर्स इनके मौजूद हैं। ये काम जो करते हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम पर काम करते हैं और भी हर तरीके, मतलब ऐसा साइंटिफिक रिसर्च को ये बढ़ावा देते हैं जो कि
हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारी फैक्ट्रियों में, हमारी जो हमारी इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है, हमारी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उन सब क्षेत्रों में ये जो है CSIR जो है वो काम करता है। तो इंडस्ट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस देने का भी काम जो है हमारे CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का है। तो ये है हमारी एक बड़ी संस्था। अब दूसरी संस्था के बारे में बात करो, इसरो के बारे में। इसरो के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत 1962 में हुई। लेकिन अगर फॉर्मली अगर देखा जाए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पहले इसरो को इनको स्पार के नाम से जाना जाता था। बाद में 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई इसरो की, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जो स्पेस में रिसर्च की शुरुआत करी, वो शुरुआत करी 1962 में। लेकिन उस वक्त जो संस्था थी उसका नाम था इनको स्पार। लेकिन उसके बाद 1969 में ही हमने उसको अपग्रेड करके 15 अगस्त 1969 में स्थापना की इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। और इसका मुख्यालय जो है कहां पर मौजूद है बच्चों? बेंगलुरु में मौजूद है। तो भारत की ये स्पेस एजेंसी है। भारत में डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट्स बनाती है, बहुत तरीके के उपग्रह बनाती है, चाहे वो दूरसंचार उपग्रह हो, चाहे वो सुदूर संवेदन उपग्रह हो, चाहे वो मौसमी उपग्रह हो, चाहे वो आपके नेविगेशन सैटेलाइट्स हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट हो। हर तरीके के सैटेलाइट्स बनाने का काम करती है। इसके अलावा बहुत तरीके के सैटेलाइट्स को भेजने के लिए जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, प्रक्षेपण यान है, चाहे वो PSLV हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, चाहे GSLV हो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, चाहे RLV जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसे हम लोग बना रहे हैं, SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और साथ ही साथ NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये सारे के सारे लॉन्च व्हीकल, ये सारे के सारे रॉकेट्स हम यानी कि इसरो जो है वो बना रहा है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेस मिशन जैसे चंद्रयान 1, 2, 3 को लॉन्च किया है इसरो ने। इसके अलावा मंगलयान को लॉन्च किया है, चंद्रयान 4 और 5 को लॉन्च करने, चंद्रयान 4 और 5 और साथ ही साथ शुक्रयान को लॉन्च करने का प्लान 2030 तक बना रहा है। ठीक है, तो ये सब अचीवमेंट है इसरो की। और इसरो के बारे में तो पूरा डिटेल हम लोग ऑलरेडी स्पेस टेक्नोलॉजी में पहले ही पढ़ चुके हैं। तीसरी इंस्टीट्यूशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। रक्षा प्रणालियों में जो भी डेवलपमेंट भारत में होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे वो मिसाइल के डेवलपमेंट की बात हो, मिसाइल का जो हम लोगों ने पढ़ा था IGMDP प्रोग्राम, जिसके तहत जो है वो पृथ्वी, अग्नि, नाग और जो है वो त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलें बनाई गई, वो DRDO के अंतर्गत ही बनाई गई। इसके अलावा मिसाइलों के साथ साथ ये टैंकों पर रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, टैंकों के निर्माण में ये सहायक होता है। इसके अलावा मिसाइल टेस्ट DRDO के अंतर्गत होती हैं। और DRDO के अंदर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि जैसे LCA तेजस वगैरह है, तो उसका जो LCA तेजस बना तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में है, लेकिन उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो कहां पर किया गया? DRDO के अंतर्गत किया गया। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के रडार्स वगैरह का निर्माण करने का काम जो है वो DRDO करता है। DRDO में एक जगह और बता दूं कि इसरो के साथ मिलकर बच्चों, इसरो के साथ मिलकर ये जो DRDO है वो अभी हमारा जो गगनयान लॉन्च होने जा रहा है, उस गगनयान में भी DRDO बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे कि पैराशूट्स, जो जब हमारे अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौटेंगे तो उनका जो स्पेस कैप्सूल होगा, जिस पैराशूट की मदद से उतरेगा, वो भी DRDO प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो है टेस्ट में जो है DRDO मदद कर रहा है। तो DRDO जो है हमारा जो भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को हम अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं 2028 तक, तो उसमें जो है DRDO का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान भी है। तो मतलब DRDO रक्षा क्षेत्र में तो हमारी मदद कर ही रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट तो कर ही रहा है। इसके अलावा DRDO का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है हमारे स्पेस सेक्टर में भी बढ़ गया है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी जो अचीवमेंट्स अगर देखी जाए तो अग्नि जैसी मिसाइलें, जो हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीपी जो प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, उन सब को बनाने में जो है वो DRDO का बड़ा योगदान रहा है। और DRDO में ये भी आपको बता दूं कि DRDO सिर्फ मिसाइलें, बॉम्ब और साथ ही साथ जो है वो आपके फाइटर जेट सिर्फ यही नहीं बनाता, सिर्फ आपके जो है वो
आपके जो है वो एयरक्राफ्ट या कह सकते हैं कि जो आपके पानी में चलने वाले जो हैं वो जलपोत ही नहीं बनाता, बल्कि डीआरडीओ जो है कैसे रक्षा करने वाले जो हमारे सैनिक हैं उनकी जीवन को कैसे बचाया जाए इमरजेंसी की सिचुएशन में, इसलिए मेडिकल रिसर्च भी करता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी अगर कभी फैल जाए कहीं पर न्यूक्लियर हमला हो जाए तो कैसे लोगों को न्यूक्लियर हमले से बचाना है, कैसे न्यूक्लियर हमले से प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए भी रिसर्च करता है। तो मेडिकल रिसर्च में भी डीआरडीओ का कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा रेडियो एक्टिव रिसर्च में भी डीआरडीओ का कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा जो है आपको मैंने बताया कि स्पेस सेक्टर में डीआरडीओ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बात करते हैं आईसीएआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि कृषि क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी संस्था भारत में है जो कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च करती है, कृषि क्षेत्र में जो है वो अनुसंधान करती है, तो आईसीएआर है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इसकी स्थापना जो है 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूद है। क्या मौजूद है, कहां पे मौजूद है बच्चों? नई दिल्ली में मौजूद है। स्थापना 1929 में हुई थी। किस कृषि के क्षेत्र में सारे अनुसंधान इसी के अंडर में होते हैं, यानी कहीं पर भी कोई नई क्रॉप, नई कोई फसल उगाई जा रही है तो वो इसी के अंतर्गत जो है इस पर रिसर्च किया जाएगा। पशुओं पर अगर कोई रिसर्च होगा, मत्स्य पालन पर कोई रिसर्च होगा, यानी फिश वगैरह पर कोई रिसर्च होगा, तो ये सारा रिसर्च जो है, मुर्गी पालन में कोई रिसर्च होगा, तो ये सब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में आई थी, हरित क्रांति जो भारत में आई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है आईसीएआर का था। नई नई जो है वो हाइब्रिड जो फसलें थी उनको उगाने का काम, साथ ही साथ उनको किसानों तक पहुंचाने का काम, और उस क्षेत्र में हर तरीके के रिसर्च, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में हर तरीके के रिसर्च में आईसीएआर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ था। तो ये सारी, इसके अलावा ये फार्म टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है। फार्म टेक्नोलॉजी में आजकल ड्रोन्स वगैरह का भी यूज हो रहा है, तो इन सब को का कैसे यूज किया जाए जिससे कि फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा कैसे फसलों की पर निगरानी रखनी है, कैसे फसलों पर जो है वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिससे कि फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाए, ये सारा काम जो है आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में होता है। इसके अलावा जो है जो जीएम क्रॉप्स होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, तो उन पर भी उन पर भी जो रिसर्च होता है वो इसके अंडर में होता है, लेकिन उसको अप्रूवल देने का काम जो है इसका नहीं होता है, आईसीएआर का नहीं होता है। वो जो अप्रूवल देने का काम, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, अनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें होती हैं, उनको अप्रूवल देने का जो काम होता है वो होता है जीईएसी का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी का होता है, जो कि अप्रूवल देती हैं। जीईएसी नाम याद रखिएगा, कौन सी होती है? जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी या अप्रूवल कमेटी होती है। तो वो जो है जो भी हमारी जीएम क्रॉप्स होती हैं उनको अप्रूव करती है, उनको मान्यता देती है। रिसर्च इसके अंडर में हो सकता है, लेकिन अप्रूवल देने का काम वो करती है। कृषि विश्वविद्यालयों की एपेक्स बॉडी होती है, यानी जो भी हमारे देश में कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको गवर्न करने का काम जो है वो कौन करता है? आईसीएआर करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट उस पर, तो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थान कहां पर है? मुंबई में है। बार्क जो है भारत की वो प्राइमरी संस्था है, वो प्राइमरी संस्था है बच्चों, जो कि भारत में कह सकते हैं न्यूक्लियर रिसर्च को जिसने बढ़ावा दिया, जिसने परमाणु अनुसंधान को बढ़ावा दिया। तो परमाणु अनुसंधान को बढ़ावा देने का जो मुख्य योगदान भारत में रहा है वो बार्क का रहा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा पर यह काम करता है। परमाणु ऊर्जा को किस तरीके से शांति के लिए उपयोग किया जा सके उस पर इसका पूरा काम रहता है। भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, जो हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अलग अलग टाइप के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, इसके अलावा जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उन सब पर रिसर्च करने का काम जो है वो बार्क का है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उन जो हमारे रिएक्टर्स हैं वो कैसे चलाए जाएं उन पर ही काम नहीं करता, उन पर ही रिसर्च नहीं करता, बल्कि कैसे फ्यूल को, कैसे ईंधन को, ज्यादा से ज्यादा बेहतर ईंधन को उत्पन्न किया जा सके और फिर उन ईंधन को कैसे यूज किया जा सके कि जिससे कि कम से कम ईंधन में हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो ऐसी फ्यूल साइकिल पर भी रिसर्च करने का काम जो है वो बार्क का होता है। ठीक है, इसके अलावा रेडियो आइसोटोप्स बनाने का काम, यानी कि जो समस्थानिक होते हैं जो कि हमारे
हमारे न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूज किए जाते हैं, जैसे यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 233 है, उनको उत्पन्न करने में भी इसका बड़ा योगदान रहता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन बच्चों, जब हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज, जब रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग जो है हम चिकित्सा के क्षेत्र में करें, चिकित्सा के क्षेत्र में करें, तो इस तरीके की जो टेक्निक हो, इस तरीके की जो ब्रांच होती है, इस तरीके का विज्ञान की वह शाखा जो होती है, उसे न्यूक्लियर मेडिसिन कहते हैं। मतलब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से हम कैंसर की जांच करें, ठीक है, कैंसर की जांच करने में हम लोग रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ कैंसर को किल करने के लिए, कैंसर को मारने के लिए, कैंसर को जलाने के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसके उपचार के लिए हम लोग, जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है, तो रेडियो जो थेरेपी होती है बच्चों, उस रेडियोथेरेपी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किए जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर की जांच के लिए, कैंसर के उपचार के लिए, ठीक है, अन्य बीमारियों के बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं जिनमें जो है वो उनकी जांच के लिए, उनके उपचार के लिए रेडियो एक्टिव तत्वों यानी रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो ये सब होता है न्यूक्लियर मेडिसिन के अंतर्गत, यानी कि साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो शाखा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की मदद से चिकित्सा का काम करती है, कैंसर, विभिन्न बीमारियों की जांच और विभिन्न बीमारियों का उपचार करती है, उसे न्यूक्लियर मेडिसिन कहा जाता है। तो हमारा ये जो बार्क है वो न्यूक्लियर मेडिसिन पर भी रिसर्च करता है, यानी कि कौन से आइसोटोप कौन सी बीमारी को के उपचार करने में या उनके निदान करने में या उनकी बीमारियों का पता लगाने में यूज किए जाएं, इन पर भी अनुसंधान करने का काम कौन करता है, बार्क करता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करता है। तो भारत का जो परमाणु कार्यक्रम का आधार स्तंभ है वो कौन है, आपका बार्क है। इसके बाद बात करते हैं आईसीएमआर के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इसकी स्थापना जो है वो 1911 में हुई। अगर पुराने वक्त में जब से इसकी शुरुआत हुई तो 1911 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय बच्चों कहां पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और मेडिकल एंड बायोमेडिकल रिसर्च में, यानी कि जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान होते हैं, ठीक है, जो जैव चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान होते हैं, उसका जो केंद्र है, उसका जो कह सकते हैं हेड है, वो कौन है, आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जो बनती हैं भारत में, जो भी हमारे स्वास्थ्य को लेकर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें इसका बड़ा योगदान होता है। ये योजनाएं बनाने में, यानी भारत में जो हमारे जो स्वास्थ्य की योजनाएं बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। बीमारियों को कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको, उनके लिए जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है, वो जो कह सकते हैं कि कैसे इस बीमारियों पर कंट्रोल लगाया जाए। जैसे कि अभी कोविड बीमारी फैली हुई थी, तो कोविड बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लोगों की जान बचानी है, इस पर काम करने का काम भी जो है वो आईसीएमआर का है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। भारत में टीबी के उन्मूलन में ये काम कर रही हैं, मलेरिया के उन्मूलन में ये काम कर रही हैं, कैंसर रिसर्च में काम कर रही हैं, कोविड के वक्त में बहुत ज्यादा काम किया था। अभी भी कोविड के जो नए नए रूप आते रहते हैं, उनको देखने का काम जो है इनका होता है, उन पर रिसर्च करने का काम होता है। तो रिसर्च करने का काम, साथ ही साथ कई चीजों में ये जो है रिकमेंडेशन का काम, यानी कोई दवा जो है वो वाकई में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो अक्सर आईसीएमआर जो है उसे रिकमेंड करता है या उसे अप्रूव करता है, तभी वो मानी जाती है कि हाँ साहब ये जो है वो ये दवा उपचार में यूज की जा सकती है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीडैक के बच्चों। सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसे कहा जाता है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं बच्चों, सुपर कंप्यूटर का जो हेड क्वार्टर है कहा जा सकता है, तो ये जो हेड क्वार्टर्स है वो सीडैक है, ठीक है, सीडैक है। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो भारत में असेंबल, अभी तो हम पूरा सुपर कंप्यूटर तो नहीं बना पाते हैं, मैंने आपको इसको पढ़ाया है, लेकिन जो भी सुपर कंप्यूटर भारत में असेंबल किए जाते हैं, जो नई चिप्स बनाई जाती हैं, उनकी असेंबलिंग जो की जाती है, जो कुछ भी भारत में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है, उसके लिए जो मुख्य इंस्टीट्यूशन है, मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीडैक है, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पे मौजूद है, पुणे में मौजूद है। तो आईटी सेक्टर में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, और साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बड़े से बड़ा काम करता है। एक तरीके से कहा जाए तो ये
मदर एजेंसी है जो कि हमारे यहाँ आईटी और सुपर कंप्यूटर पर काम करती है। भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया, असेंबल किया गया परम नाम का, वो सारा जो है वो यहीं पर बनाया गया। परम सुपर कंप्यूटर जो सीरीज थी वो यहीं पर बनाई गई थी और यही जो है वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर का, जैसे मैंने बार बार कहा कि ये भारत में हेडक्वार्टर की तरह काम करता है, पुणे में मौजूद है ये। फिर उसके बाद आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारत का सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे सम्मानित अगर इंस्टीट्यूशन है जो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान और विकास करने का काम कर रहा है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थान कहां पर है? बेंगलुरु में है बच्चों। एडवांस साइंटिफिक रिसर्च करता है, हायर एजुकेशन के लिए इसे जाना जाता है। जो फंडामेंटल साइंस की रिसर्च होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, फिजिक्स के क्षेत्र में, एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इसके अलावा जो है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो यहां पर किया जाता है। बड़े बड़े जो है वो कह सकते हैं वैज्ञानिक, चाहे वो रमन हो, चाहे वो होमी जहांगीर भाभा हो, सब इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे, इस इंस्टीट्यूशन से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव रहा। तो भारत में जो सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान और तकनीकी के लिए, या कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल साइंस है उसके उसमें जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो आईआईएससी है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान इसने हमारे देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में किया है। फिर आ जाता है बच्चों सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये 1977 में इसकी स्थापना हुई। स्थान कहां पर है बच्चों? हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई। जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका रिसर्च बहुत ज्यादा है। जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर मतलब सीधी सी बात है, जीन क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, साथ ही साथ डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन कैसे प्रोटीन बनाते हैं, कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कौन से कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, पौधों में कैसे कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, ये जीन कैसे पौधों में कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, मानव में कैसे वो कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। तो ये सारा जो रिसर्च होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जेनेटिक्स का, बायोटेक्नोलॉजी का, ये सारा रिसर्च जो है वो कहां होता है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर होता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का पता लगाना, खास करके अनुवांशिक बीमारियों का पता लगाना, अनुवांशिक बीमारियों में जो जीन चिकित्सा की जा रही है वो कैसे कारगर साबित होगी, उस पर रिसर्च करना, ये सारी रिसर्च करने का काम कौन करता है बच्चों? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करती है, यानी कि सीसीएमबी संस्थान करता है। तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों डिसीज रिसर्च में, डीएनए स्टडीज में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स में, इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है बच्चों टिफ्र, यानी कि टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1945 में यह भी स्थापित हुआ। स्थान कहां पर है? मुंबई में। जो भी फंडामेंटल साइंस है, मैंने बताया ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो फंडामेंटल साइंस है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं, यहां पे फंडामेंटल फिजिक्स की बात की जा रही है, फंडामेंटल साइंस की बात की जा रही है। तो उसमें जो अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, मतलब सीधी सी बात है, कौन सी थ्योरी जो है वो सही, मतलब फिजिक्स की कौन सी थ्योरी ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, ठीक है, फिर उसमें कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं, किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ब्लैक होल रिसर्च हो रहा है तो वो उसमें कौन सा फंडामेंटल फिजिक्स काम कर रही है। तो ये सब जो रिसर्च होते हैं, इस तरीके के फंडामेंटल साइंस के जो रिसर्च होते हैं, ठीक है, वो जो रिसर्च का जो अग्रणी संस्थाओं में, भारत के अग्रणी संस्थाओं में जो इंस्टीट्यूट शामिल है वो है हमारा टिफ्र, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ एस्ट्रोफिजिक्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि भौतिकी में, इसके अलावा जो है वो मैथ, यानी कि हमारे जो है वो मैथमेटिक्स यानी कि गणित में, और साथ ही साथ एस्ट्रोफिजिक्स में, यानी कि कह सकते हैं कि ये अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है, या कह सकते हैं कि हम वो अंतरिक्ष जो भौतिकी है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में भी इसने काफी सपोर्ट किया था। भारत जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भारत में चलाया जा रहा है, भारत में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की मदद से जो भारत में परमाणु ऊर्जा जो प्राप्त की जा रही है, उससे बिजली जो बनाई जा रही है, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा की मदद से जो हम परमाणु बम बना रहे हैं, उन सब में जो है एग्जैक्टली टिफ्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चाहे
परमाणु ऊर्जा की बात होगी, परमाणु ऊर्जा की बात होगी, और चाहे परमाणु बम बनाने की बात होगी, हर जगह पर टिफ्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं बच्चों एनसीपीओआर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशिनिक रिसर्च। ठीक है, ये इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, स्थान इसका गोवा है, और आर्कटिक क्षेत्रों में, ठीक है, जो हमारे ये आर्कटिक क्षेत्र हैं, जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ठीक है, जो हमारे अंटार्कटिका वाले क्षेत्र हैं, पोलर रीजन्स हैं, ठीक है, इन सब में जो रिसर्च हो रहा है, जो वहां के क्लाइमेट के बारे में, वहां पर जो है वहां की स्थिति के बारे में, वहां के वायुमंडल के बारे में, वहां की जो कह सकते हैं जियोलॉजी के बारे में जो भी रिसर्च हो रहा है, ठीक है, जो हमारे पोलर रीजन है, हमारे आर्कटिक या अंटार्कटिका वाले रीजन है, उनमें जो सबसे बड़ा संस्थान जो काम कर रहा है वो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशिनिक रिसर्च कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं, जो लगातार जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में बदलाव हो रहा है, हमारी जो मौसम है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, सूखा पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका हमारे पोलर रीजन में क्या फर्क पड़ा है, क्लाइमेट चेंज का पोलर रीजन में क्या फर्क पड़ा है, किस तरह से वहां के हिमशैल जो खंड हैं, जो वहां के जो आइसबर्ग्स हैं पिघल रहे हैं, किस तरीके से वहां की आइसबर्ग पिघल कर जो है वो जो हमारे समुद्र का जो लेवल है, समुद्र का जो वाटर लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं, और उसका असर भविष्य में क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, ठीक है, ये सारा रिसर्च करने का काम जो है एनसीपीओआर का है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशिनिक रिसर्च का है। ये बड़े बड़े एक्सपीडिशंस भेजते हैं, अपने बहुत सारे वैज्ञानिकों को जो है वो पोलर रीजन में भेजते हैं, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका रीजन में, इन सब जगहों पर भेजते हैं, और वहां पर वो कई कई महीनों तक रहकर जो है वो विभिन्न प्रकार के रिसर्च करके वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च करके वो वापस आते हैं और हमें बेसिक ज्ञान देते हैं कि किस तरीके से हमारी धरती बदल रही है, किस तरह से हमारी धरती पिघल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सच बच्चों IGCAR के, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कहां पर है? 1971 में इसकी स्थापना हुई, स्थान है कलपक्कम, तमिलनाडु। कलपक्कम में आपको मैंने बताया था कि एक रिएक्टर भी है हमारा, एक बहुत यूनिक रिएक्टर है, बीआर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो वहीं पर ये मौजूद है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में ये मदद कर रहे हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश में थोरियम बहुत ज्यादा मौजूद है। हमारे जितने भी तट हैं, चाहे वो केरला का तट हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का तट हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे उड़ीसा को हो, सब जगह तट पर जो है एक विशेष प्रकार की बालू पाई जाती है जिसे हम लोग मोनोजाइट सैंड कहते हैं, और उस मोनोजाइट सैंड में पाया जाता है थोरियम 232। थोरियम 232 को हम डायरेक्ट जो है अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में नहीं यूज कर सकते हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने में नहीं यूज कर सकते हैं। थोरियम को 232 को पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ेगा, तभी जो है इसका यूज किया जा सकता है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने में। तो एफबीआर रिएक्टर में यही काम किया जा रहा है। ये जो IGCAR है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, ये यही काम कर रहा है कि कैसे थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलकर इसको हम फ्यूल की तरह से, इसको हम ईंधन के रूप में यूज कर पाए। भारत के पास थोरियम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व जो है थोरियम का भारत के पास है। तो भारत कैसे इस बड़े रिजर्व को, माना जाता है कि भारत में जो थोरियम मौजूद है, इतना मौजूद है कि अगर हम इसको उपयोग करना सीख जाएं तो अगले 1000 सालों तक हमें किसी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होगी। तो इतना बड़ा ऊर्जा स्रोत हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं यूज हो सकता, बल्कि इसको थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलना पड़ेगा। तो ये कैसे बदला जाएगा, किस तरह से बदला जाएगा, इस पर रिसर्च करने का काम जो है IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कर रहा है कि थोरियम को कैसे हम एज अ फ्यूल यूज कर सकें, कैसे ईंधन की तरह यूज कर सकें, और फिर जो हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वो पूरी तरीके से सेल्फ सस्टेन हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो एडवांस न्यूक्लियर मटेरियल रिसर्च में ये काम, एडवांस न्यूक्लियर मटेरियल रिसर्च में ये काम जो है वो ये संस्था ये काम कर रही है। ऑलरेडी जो है यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 फ्यूल में बदलने का काम इसने कर लिया है। ठीक है, अब जो है थोरियम 232 को यूरेनियम 233 फ्यूल में बदलने का काम ये कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट संस्था के बारे में, VECC, यानी कि
VECC यानी कि वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये 1977 में स्थापित हुआ था। स्थान इसका कोलकाता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में ये भी रिसर्च करती है, रेडिएशन, आइसोटोप यानी कि कुल मिला के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में ये भी अनुसंधान करती है। रेडियोधर्मिता के बारे में अध्ययन करने का काम, जो समस्थानिक होते हैं उन पर रिसर्च करने का काम, उनको बनाने का काम, न्यूक्लियर मेडिसिन में जो मैंने अभी बताया था, न्यूक्लियर जो चिकित्सा होती है उसमें अध्ययन करने का काम, नए नई चीजों को प्रोड्यूस करने का काम जो है वो कौन करता है? VECC ही करता है। तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता में मौजूद है, जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा में काम कर रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर चिकित्सा में, ठीक है, नाभिकीय चिकित्सा में ये काफी बड़ा योगदान दे रहा है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये इसकी स्थापना 1984 में हुई थी बच्चों, इंदौर में मौजूद है। और ये लेजर टेक्नोलॉजी, जो लेजर किरणें होती है ना, जिन आजकल लेजर किरणों का उपयोग जो है वो रक्षा क्षेत्र में भी किया जा रहा है, लेजर गाइडेड बम्स बनाए जा रहे हैं, लेजर जो है वो गन्स बनाई जा रही हैं, जिसकी मदद से हम एयरक्राफ्ट को, फाइटर एयरक्राफ्ट को, इसके अलावा ड्रोन्स वगैरह को हवा में मारकर गिरा सकते हैं लेजर की मदद से, जो काफी सस्ते पड़ते हैं, काफी बेहतर पड़ते हैं। तो इन लेजर्स वगैरह को बनाने में, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सेलरेटर्स टेक्नोलॉजीज में ये काम करता है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो न्यूक्लियर और हाई एनर्जी फिजिक्स में, यानी कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में, और हाई एनर्जी फिजिक्स यानी कि जैसे लेजर्स वगैरह को बनाने के क्षेत्र में जो है, हाई जो है इंटेंसिटी की लेजर रेज बनाने के क्षेत्र में इसका काफी बड़ा योगदान है, काफी बड़ा रिसर्च ये करता है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका यूज कहां पर हो रहा है बच्चों? इसका यूज लेजर्स, साथ ही साथ न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हो रहा है, और हाई एनर्जी फिजिक्स में इसका मतलब ये संस्थान जो है काफी काम कर रहा है, इसका ये काफी मतलब ये संस्थान काफी उपयोगी साबित हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें, इसके बाद आ जाता है बच्चों IPR, बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। 1984 में इसकी स्थापना हुई, अहमदाबाद में ये मौजूद है। एग्जैक्टली ये गांधीनगर में मौजूद है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में मौजूद है, ठीक है। अहमदाबाद में भी इसका कोई हो सकता है सेंटर हो, लेकिन एग्जैक्टली अहमदाबाद, ये गांधीनगर गुजरात में मौजूद है। बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था एनर्जी में, जब पढ़ाया था तो आपको फ्यूजन एनर्जी के बारे में बताया था। फ्यूजन एनर्जी यानी कि संलयन से ऊर्जा, यानी हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे संलयन ऊर्जा बोलते हैं, फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं। तो फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो प्लाज्मा, पहले हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने के लिए, फिर इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पहले हाइड्रोजन को किस में बदलना पड़ता है? प्लाज्मा में बदलना पड़ता है। और ये धरती पर आसान काम नहीं होता है, क्योंकि ये काम होता है लगभग 120 से लेकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर, और इस काम को करने के लिए जो है वो बहुत उन्नत प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फॉर प्लाज्मा जो रिसर्च है वो एग्जैक्टली यही काम कर रहा है, यानी कि फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। फ्यूजन एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जाए उस पर अनुसंधान कर रहा है। 100 से लेकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को क्रिएट करके और उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तापमान पे हाइड्रोजन हीलियम में बदल सके, तो उस तापमान को बनाने का काम और उसको सस्टेन करने का काम, यानी उसको मेंटेन करने का काम में रिसर्च करने का काम जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च का है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च का है। भारत ने जो है 1988-89 में एग्जैक्टली लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो क्रिएट भी कर लिया था, ठीक है, क्रिएट भी कर लिया था 0.4 सेकंड के लिए। तो एक ऐसा रिएक्टर बनाया था, फ्यूजन रिएक्टर बनाया था, जहां पे 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को क्रिएट किया गया था, और उसे बोला गया था आदित्य। उस रिएक्टर को क्या बोला गया था? फ्यूजन रिएक्टर को आदित्य। तो ये जो आदित्य बना था वो कहां पर बना था बच्चों? IPR में, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में बना था। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जो फ्यूजन ऊर्जा पर, यानी कि संलयन ऊर्जा पर काम हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ जो है फ्यूजन जो है उससे ऊर्जा जो प्राप्त की जा रही है, जैसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कहते हैं, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कहते हैं। ये कहां पर हो रही है? फ्रांस में, जिसमें जो है अमेरिका है, रशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, यूरोपीय यूनियन है और इंडिया भी शामिल है। तो कई देश मिलकर जो है फ्यूजन एनर्जी जो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भारत का जो योगदान है वो
तो आपको पता ही है कि भारत उसमें शामिल है उस परियोजना में। तो उसमें भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो संस्थान रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ही आईटीआर प्रोजेक्ट, जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, जो मैंने आप लोगों को फ्यूजन एनर्जी जब पढ़ाया था तो बताया था, उसमें जो भारत की तरफ से संस्थान रिप्रेजेंट कर रहा है भारत को, भारत की तरफ से जो मदद कर रहा है उस आईटीआर प्रोजेक्ट में, वो संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ही है। ठीक है, तो बच्चों तो इसमें आईटीआर प्रोजेक्ट में इसकी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो बच्चों ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूशन थे जो कि भारत के में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसंधान में काफी काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में इसको याद करना हो, मेमोराइज करना हो, तो ऐसे याद रखिएगा कि इसरो है स्पेस के लिए, डीआरडीओ है डिफेंस के लिए, बार्क और आईजीसीआर है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, आईसीएमआर और सीसीएमबी है मेडिकल रिसर्च के लिए, सीएसआईआर है साइंस लैब नेटवर्क के लिए, आईआईएससी और टिफ्र है हायर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और आईसीएआर है एग्रीकल्चर के लिए, और एनसीपीओआर है पोलर स्टडीज के लिए। तो ये समराइज कर दिया पूरा का पूरा, जो भी इंस्टीट्यूशन मैंने आपको टॉप इंस्टीट्यूशन भारत के बताए, उनको समराइज कर दिया, उनको एक समरी बनाकर आपको दे दिए। तो इससे भी आप कहीं पर भी लिख लीजिए और इसको याद करके रखिए, ठीक है, कि ये इंस्टीट्यूट है इस तरीके से काम करते हैं। तो होप बच्चों ये जो क्लास होगी बड़ी छोटी सी क्लास, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने का मेरा टारगेट रहता है। तो एग्जैक्टली आपको ये सारे टॉप इंस्टीट्यूशन जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। होप कि ये जानकारी आप लोगों के बेहद काम आएगी और आपको एग्जाम में सफल होने में ये अपना काफी बड़ा योगदान देगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नई बातें सीखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।